लर्निंग और मैं हूं नेहा मिश्रा। आज हम बात करेंगे 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। तो इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन। दोनों भी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप तक आता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो हम स्टोन लेते हैं और स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग के एक एंड पे हम स्टोन को बांध देते हैं और दूसरा एंड हमें हाथ में पकड़ना है और अगर हम उसे सर्कल में रोटेट करेंगे तो वो हमारा सर्कुलर मोशन फॉर्म होगा। इस तरह से हमारा सर्कुलर मोशन क्लियर हुआ। अब अगर हम ये स्ट्रिंग को छोड़ दें तो क्या होगा, वो स्टोन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो जब तक हमने वो स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और हम उसे रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अपने तरफ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग को रोटेट होने में। जिस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो स्टोन भी रोटेट हो रहा है और एक फोर्स है जो वो स्ट्रिंग को अपने तरफ सेंटर में खींच रहा है। और जब हम वो स्ट्रिंग को रिलीज कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग फ्री होके पत्थर के साथ कहीं और जाके गिर जाता है एक डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में। तो वो जो सर्कल को, या फिर जस्ट इमेजिन वो सर्कल है, वो सर्कल को जब स्ट्रिंग किसी डायरेक्शन में जाके गिरता है तो वो एक टैंजेंट फॉर्म करता है सर्कल को उस डायरेक्शन में और उसी पॉइंट से वो टैंजेंट फॉर्म करता है जिस पॉइंट से हमने वो स्ट्रिंग को रिलीज किया है। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये होता है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट acts inwards the center of a circle, that towards the center of a circle. This is called the centripetal force. I hope आपके दोनों भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सर्कुलर मोशन के और सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है केपलर्स लॉ। अब ये यूनिवर्स और प्लैनेट्स के बारे में तो लोग एशियन टाइम से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 16th सेंचुरी के बाद जब फेमस मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट सर गैलीलियो ने अपनी थ्योरी प्रपोज की पूरे वर्ल्ड के सामने, तब इस थ्योरी से हमें बहुत सारे डेटा मिले थे जो प्लैनेट्स के पोजीशन और उसके मोशन के बारे में बताते थे। तब उस टाइम के साइंटिस्ट जॉनसन कपलर ने ये सारे लॉ को अच्छे से पढ़ा और एनालाइज करके ऑब्जर्व किया कि ये जो प्लैनेट्स के मोशन है वो कुछ पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं। अब ये लॉ क्या है, आइए हम एक एक करके जानते हैं। So Kepler's first law of motion states that the orbit of a planet is an ellipse with sun at one of its foci. इसका मतलब ये होता है कि सन के अराउंड प्लैनेट ऑर्बिट में रोटेट करता है और केपलर्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो जो ऑर्बिट है वो इक्लिप्स शेप होल्ड करता है विथ द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई, यानी कि उस ऑर्बिट के किसी एक फोकाई पे सन लोकेट होता है। So the Kepler's second law states that the line joining the sun and planet sweeps the equal area at equal interval of time. अब इसका मतलब क्या होता है ये समझने के लिए आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं कि सन इस इक्लिप्स शेप के किसी एक फोकाई पे लोकेट है। ये हमारा प्लैनेट है जो सन के अराउंड रोटेट होता है। अब हमारे केपलर्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो प्लैनेट और सन को ये सारी लाइंस जो जॉइन की हैं वो उसका एक अपना एरिया है। तो ये एरिया ASB विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया CSD एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू ESF. दिस इज व्हाट द Kepler's second law states. Third law of Kepler's planetary motion states that the square of the period of revolution of the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. इसका मतलब ये होता है कि जिस पीरियड में सन के अराउंड प्लैनेट रोटेट करता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस सन से प्लैनेट का। तो अगर हम इसको मैथमेटिशियल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये कुछ ऐसे आएगा, जो हमारा टाइम है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सन टू द प्लैनेट। तो अब ये हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू K. सो दिस इज हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ।
तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, सर्कुलर मोशन देखा, केप्लर्स के तीनों लॉ देखे। अब हम जानते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। तो ये समझने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि मेरे हाथ में एक स्टोन है। जब वो मेरे हाथ में था तब क्या हो रहा था उसके साथ, और जब मैंने उसे रिलीज कर दिया तब क्या होगा उसके साथ। सिंपल सी बात है, जब वो मेरे हाथ में था तो वो मेरे हाथ में रहेगा, और जब मैंने उसे रिलीज कर दिया तो वो नीचे गिर जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का। हम सबको पता है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक चीज़ पे अप्लाई होता है, और वो सारी चीज़ को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहता है। सेम फोर्स वो स्टोन पे भी एक्ट हो रहा था, लेकिन वो स्टोन बैलेंस था क्योंकि हम खुद उसे एक फोर्स दे रहे थे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था। इसके वजह से वो हमारे हाथ में स्टेबल था। लेकिन जैसे ही हमने उसे रिलीज़ किया तो हमने तरफ से हम अब जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे थे वो हट गया, और सिर्फ ग्रेविटी ही फोर्स था जो उस पर अप्लाई हो रहा था। इसके वजह से उसने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और वो स्टोन नीचे गिर गया। सो दिस इज ओनली द फ्री फॉल। Whenever any object is moving in the influence of the gravity itself, that is called as free fall. आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।